2, तो वो नहीं दिया गया है, ml/t के टर्म में नहीं दिया गया, बल्कि उसको दिया कि आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, मान लो बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, अदर टर्म्स में दूसरे को रिलेट करना, एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। दूसरा होता है बेटा किसी क्वांटिटी का कोई भी हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर हैं उनके डायमेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, कोई भी कांस्टेंट है उनके डायमेंशन क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको रिलेशन, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका हो गया, एक काम तरीका बता दें निकालने का, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, इन सब के डायमेंशंस आपको फाइंड करने होते हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हो तो फोर्स की वैल्यू आपने पढ़ा था क्या, Gm1 m2 बाई कितना r², तो यहाँ G का डायमेंशन आप निकालोगे तो F इंटू r² अपान m1 इंटू m2 हो जाएगा। F की वैल्यू क्या होता है, mLT के पावर -2 इंटू r का मतलब क्या है L² हुआ, अपान m इंटू m² है, वो ऊपर शिफ्ट करोगे बेटा तो m के पावर -1, अरे यहाँ +1 है, ये जाएगा तो -2, +1 -2 हो जाएगा क्या -1, L की स्क्वायर तो हो गया L³ t के पावर -2। तो एक तो इस टाइप का डायमेंशन हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। कोई भी कांस्टेंट आपके है, याद रखना है, जिसका भी पूछा जाएगा बेटा उससे रिलेटेड एक फार्मूला आप रख लीजिएगा, उस फार्मूले में एक फार्मूला आप रखिएगा, उस फार्मूले में जो अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका हमें निकालना है वो एक साइड में कर लीजिएगा, बाकी का डायमेंशन आप रख दीजिएगा, आपको जो भी आपको अननोन क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है या कुछ भी फैक्टर है, वहाँ से डायमेंशन मिल जाता है, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका होता है, कभी कभी अभी इस टर्म में नहीं है, आज के डेट में थोड़ा कम पूछा, पहले ऐसे पूछा दो क्वांटिटी व्हिच टू क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन या पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक। तो एक इस टर्म में पूछा जाता है कि आपको क्वांटिटी दी रहेगी, पूछा जाएगा उसके डायमेंशन किनके इसमें से सेम रहेंगे, तो एक ऑप्शन का कोई पेयर ऐसा होगा इसके डायमेंशन आपको सेम रहेंगे, इसी मेथड से उनके डायमेंशन निकाल लेना, लर्न है तो सो बेटा, नहीं तो निकाल के वहाँ पे मैच कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा होता है कि आपका अगर कोई क्वांटिटी है किसी अदर के टर्म में आपका क्या, उसके डायमेंशंस निकालने के लिए, जैसे आपको पावर के टर्म में बताया गया था ना, कोई हम PQ आया है, जल्दी निकाल बेटा, देखो तो मेजरमेंट हो गया, डायमेंशन इसमें बाद में दिया है, एक का दूसरे के टर्म में एक हम बता दे रहे हैं, ठीक, जो दूसरे क्वांटिटी के टर्म में है, बाकी उसी टर्म में आप ऐसे लगा लीजिएगा। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर बोलो, ढूंढना पड़ेगा यार आगे पीछे। और एक कांस्टेंट वाला भी देख लो इस टाइप का, जैसे यहाँ से होता है कि दो क्वांटिटी दिया गया V = AT + B / T + C, इसमें डायमेंशन ABC का निकालना होता है। B = जैसे AT + B / T + C, B / T + C, आपको यही है ना, V यहाँ पे वेलोसिटी है, T टाइम है, ठीक, ABC कांस्टेंट है बेटा, इनके डायमेंशन हमें निकालना है। यहाँ पे A एक्सेलरेशन नहीं है, A, B और C, A, B एंड C ये कांस्टेंट है, इनके डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने हैं, इनके डायमेंशन क्या करने हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से जब निकालोगे बेटा, देखो आपको लॉ ऑफ होमोजेनिटी बताए गए थे, याद करो कि दो क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक। टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस विल बी सेम। तो यहाँ पे देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट में एक बेसिक क्वांटिटी ये मिल रहा है, इसको T के साथ आपका क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो C को, इसका मतलब C का डायमेंशन वही होगा जो T का होगा, ठीक। स्टेटमेंट है टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशन विल बी सेम। तो यहाँ पे T टाइम है, देखो V वेलोसिटी दिया है, V वेलोसिटी दिया है बेटा, T टाइम दिया है, T क्या दिया है, टाइम। ABC हमारे कांस्टेंट थे, ABC क्या है, कांस्टेंट है, इनके निकालो तो T का डायमेंशन यहाँ से कंपेयर कर दो, यानी T को C के साथ ऐड किया गया, यानी C का डायमेंशन वही होगा जो T का होता है, और T का डायमेंशन टाइम का T दिखा देते हैं। अब दूसरा कंडीशन, ये इनके साथ ऐड किए गए हैं, ठीक। तो उस केस में हम पहले यहाँ से इनको इसके साथ में कंपेयर कर लो, इस क्वांटिटी का डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, सेम थिंग इस क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वही इन पूरे का होगा, ठीक। या अगर इसका पहले फाइंड आउट कर लिया तो इसका जो डायमेंशन होगा ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ तो पूरे का वो होगा। अब कंडीशन पहले इससे कंपेयर कर ले रहे हैं, तो V का डायमेंशन वही होगा जो AT का डायमेंशन है, तो A का डायमेंशन निकालने के लिए V / T करोगे, V का डायमेंशन होता है बेटा LT के पावर -1 अपान क्या T, T ऊपर जाएगा तो LT के पावर क्या हो गया -2, इसका मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल में एक्सीलरेशन ही है, क्या है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT के पावर -2 लेते हैं ना, तो A क्वांटिटी क्या हो गई यहाँ पे
एक्सेलेरेशन हो गया। कभी कभी इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिवन क्वांटिटीज आर डिफाइंड गिवन क्वांटिटीज, तो यहाँ से उससे डायमेंशन के बेस पे हम डिटरमाइन करेंगे वो क्वांटिटी क्या है। तो LT के पावर -2 आ रहा है इसका, तो यहाँ पे जो A कांस्टेंट है वो एक्सेलेरेशन है। ठीक, दूसरा हमने A का निकाल लिया बेटा, T का आपको मालूम है। यहाँ से आप इसको एक बार कंपेयर कर लो अगेन। अब यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे आप, डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, ऐसे यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन T प्लस C, और T C का डायमेंशन वही है जो T का था, पहले आप प्रूव कर चुके हो। तो यहाँ पे V अपॉन T हो जाएगा। जोड़ने पे न्यूमेरिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। देखो लॉग के टर्म में जो दिए गए, साइन कास टैन के टर्म में जो दिए रहेंगे, एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, T का डायमेंशन जो है, ठीक है, वही है जो C का है, तो T करोगे 2T, 2 तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हमारा T आ गया। तो B की वैल्यू निकालोगे V इंटू T, और V का आपका होता है LT के पावर -1, और टाइम का फिर से करेंगे तो क्या, T के प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या बेटा L। इसका मतलब यहाँ पे B जो है ना, B लेंथ है, A एक्सेलेरेशन है, और C हमारा क्या है, टाइम है। B क्या है, लेंथ यानी दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया, A एक्सेलेरेशन हो गया, और C जो हो गया वो क्या था आपका, टाइम था। तो यहाँ से इस टाइप का एक रिलेशन क्वेश्चन बनता है कि आपको रिलेशन दे देंगे, आप पूछ लेंगे बेटा उनमें से कोई अननोन जो कांस्टेंट हैं उनके डायमेंशन क्या होंगे, लग जाएंगे। हाँ हो, कुछ बोलो जल्दी से, समय कम है जी। चलिए अगला उस टाइम में कर लीजिए। ये फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, किसका बेटा, एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है। फोर्स आपको फोर्स F से दिया गया है, ठीक है, किसके टर्म में निकालना है देख लो। फोर्स F है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम T है। फोर्स को F से, एक्सेलरेशन को इन्होंने कैपिटल A से लिया, और टाइम को इन्होंने T से लिया। ये इनके फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया इन्हें, F A और T को क्या मान लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ऐसे F A और T ये फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे हम लोग MLT को फंडामेंटल मानते हैं ना, तो उस केस में आपको ऐसे ही यहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया। तो एनर्जी का डायमेंशन आपको निकालना है। याद रखेंगे बेटा कि डायमेंशन इस तरह से सबसे ज्यादा आज के डेट में यही वाला पूछा जा रहा है डायमेंशन पे, ठीक, किसी और टर्म में किसी अदर क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की क्वांटिटीज को लिख दो। लेफ्ट हैंड में हमारा E है, एनर्जी है बेटा, राइट हैंड में F है, A है और T है। इनको हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे पावर एज्यूम कर लेते हैं, A B C। मान लो ये हमारे इनके डायमेंशंस हैं, A B और C हैं, इन क्वांटिटीज के बेस पे। अब क्या करोगे, राइट और लेफ्ट का डायमेंशन आप पुट कर लो, और दोनों साइड के डायमेंशन को फिर कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करके हम लोग वहाँ से F A और T के साथ E का रिलेशन लिखेंगे। कैसे करते हैं, सबसे आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम वही होता है जो हमारा किसका होगा, फोर्स का, सॉरी वर्क का डायमेंशन होता है। तो वर्क का हो जाएगा ML² T के पावर -2 इक्वल टू, फोर्स का होता है बेटा MLT के पावर -2, होल पावर कितना है A, ठीक। इधर वाला इरेज कर दें, नहीं नीचे ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते भैया, अरे छोटा वाला बन गया था। ठीक ठीक भैया। तो ये हो जाएगा आपका A एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन का होता है LT के पावर -2 होल के पावर B, और T ऑलरेडी आपका टाइम है, टाइम के पावर C है। अब हम क्वांटिटी को एक साथ में, जो क्वांटिटी हैं उनको नेट पावर यहाँ पे लिखेंगे। देखो M केवल यहाँ पे है बेटा, और M कहीं नहीं है, और इसके पावर नहीं लिखा है, तो 1 होल पावर A है। तो पावर का पावर जब होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा M के पावर A,
देखो यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है बेटा। एल के पावर 1 पावर ए, तो एल के पावर हो गया ए, और यहाँ एल के पावर 1 इंटू बी, तो हो गया क्या बी। और जब बेस क्वांटिटी सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का सम होता है, ठीक। अगला है देखो टी, टी के पावर -2 होल पावर ए, तो -2 ए, और यहाँ टी के पावर -2 इंटू बी, तो -2 बी, और यहाँ टी के पावर क्या सी। जो रहेगा साइन अब साइन के साथ रखिएगा, प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। लेफ्ट साइड में आपका था ml² टी के पावर कितना -2, ml² टी के पावर -2। अब लेफ्ट और राइट दोनों का क्या कर लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए। लेफ्ट और राइट दोनों क्या करिए आप, कंपेरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, पूरा लिखते हैं तो कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशन निकालोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू आ गई 1 बेटा। यहाँ a प्लस b है, और लेफ्ट साइड में कितना है 2 है, ठीक। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस b कर लो तो आ जाएगा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। भाई a की वैल्यू 1 आई, डायरेक्ट कंपेयर किया, a के पावर यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे अगर पावर कंपेयर करने के लिए यहाँ नहीं लिखा है तो 1 है, तो m के पावर a है, यहाँ पे m के पावर a। लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम होंगे तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। कोई भी क्वेश्चन डायमेंशनली बेटा करेक्ट तभी होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे कर लिया आपने a का वैल्यू 1, a प्लस बी, देखो a प्लस बी यहाँ पावर है l के, और यहाँ l के पावर 2 है, तो a प्लस बी है, यहाँ 2 है, कंपेयर के a प्लस बी इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू रख दिया 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट आपका t के पावर -2 है, और यहाँ देखो -2a -2b और प्लस c इक्वल टू कितना -2। ए बी का डायमेंशन हमने काउंट कर लिया है, तो पहले उसको पुट कर लो। तो a का वैल्यू कितना है 1, -2, b की वैल्यू भी 1 है, और प्लस c इक्वल टू -2। ये जाएंगे उधर प्लस होंगे, तो ये 2 2 4 और उधर है -2, तो बचेगा कितना 2। और एक साइड से ऐसे उड़ा दो यार, ये उड़ गया और ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो बचा 2। यानी कि दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दैट इज करेक्ट रिलेशन जो होगा E इक्वल टू f के पावर a था तो f, a के पावर b है तो इंटू a, t के पावर क्या है c है, और c की वैल्यू 2 है, तो करेक्ट रिलेशन f इक्वल टू e इक्वल टू f a इंटू टी स्क्वायर, f a t के पावर 2। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है। तो इस यूनिट से इतने टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा, या तो डायमेंशन, या तो फिर क्या किसी कांस्टेंट का डायमेंशन, या किसी अननोन आपको रिलेशन दे देगा, उसमें से जो अननोन कांस्टेंट होंगे उनके डायमेंशन, या किसी अदर के टर्म में किसी थर्ड को क्या करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए कर लेंगे। चैप्टर एक चैप्टर खत्म है ना, अब अगला चैप्टर आ जाओ। दूसरा आप बात कर लेते वेक्टर का बेटा, इसका वेक्टर देखो, वेक्टर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी आपके एप्लीकेशंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे भी आते हैं, ठीक। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी उन्हें हम वेक्टर ला के अकॉर्डिंग ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी वेक्टर का बता दूं तब तो फिर एक चैप्टर रह जाएगा यार, सारे क्वेश्चन के बेस पे ही बता देंगे। देखो तो उस केस में क्या होगा, जब वेक्टर क्वांटिटी जो होती है बेटा, हम लोग क्या करते हैं वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए ऊपर एरो लगाते हैं। एडिशन जब सब्ट्रैक्शन दो क्वांटिटी का करते हैं तो उनका रिजल्टेंट, अगर दो क्वांटिटी है बेटा, a है, वेक्टर मान लो a है, दूसरा सपोज दैट b है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा है, तो रिजल्टेंट आपने पढ़ा था रूट कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब हम लोग ऐड करते हैं, अगर आप ऐड कर रहे हो वेक्टर a को वेक्टर b के साथ, तो पहले के हेड से ये कंडीशन आपकी होती थी, ये रिजल्टेंट वेक्टर r होता था, r की वैल्यू वेक्टर a प्लस वेक्टर b के क्या होगा बराबर होगा, एंगल हमारा थीटा था। अब उसमें ड्राइव बताया जाता है, अब डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे थीटा। थीटा की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो आप क्या करिए, यहाँ से कैलकुलेट करके आप कर सकते हो, या आपको रिजल्टेंट निकालना तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर थीटा इक्वल टू 0, अगर इनके बीच का एंगल 0 है तो r की वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 होगी, और जब 1 होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाता है बेटा अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो r की वैल्यू a प्लस b हो जाता है। ये मैक्सिमम होता है
मतलब दो वेक्टर को अगर आपको 0 डिग्री पे, 0 डिग्री मतलब जैसे ये ले लो और दूसरा ये ऐसे सीधा सीधा जोड़े गए तो सबसे ज़्यादा लंबा मिलेगा ना, तो दिस इज द 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसके इसमें रिजल्टेंट वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, पहला। दूसरा होता है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 0 तो बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आएगी बेटा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तीसरा कंडीशन इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, तो इसका मतलब एक इधर की तरफ और दूसरा वाला उसका अपोजिट इधर की तरफ, तो रिजल्टेंट केवल इतना मिलेगा। देखो यही बचेगा ना, ये इधर गया ये इधर आया तो बचा कौन सा ये, तो उस केस में वैल्यू मिनिमम मिलता है। तो यहाँ पे वाले मिलेगा जो वैल्यू बेटा आर की वैल्यू ए माइनस कितना बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिखो क्योंकि रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए माइनस बी के बराबर मिलेगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका रूट और स्क्वायर गया तो बचेगा a माइनस बी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब दो वेक्टर को अगर 180 पे जोड़ेंगे तो उनका रिजल्टेंट बेटा मिनिमम, 0 पे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, 90 पे जोड़ेंगे तो उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, तो ये केस आपके होते हैं यहाँ से एडिशन का। ऐसे जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन केवल रिवर्स कर देते हैं, जहाँ प्लस है वहीं माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक, तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। दूसरा हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। यहाँ पे क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे कोई क्वांटिटी जा रही है, कोई भी गाड़ी है अगर वो मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, मान लो हमने ईस्ट में गया, ठीक, ईस्ट में गया 40 किलोमीटर 30 मिनट में, कितने मिनट में 30 मिनट में। ईस्ट से मान लो आप नॉर्थ में मुड़ गए, ये गया 30 किलोमीटर और इसमें लगाया आपने 20 मिनट, कितना मिनट 20 मिनट। पूछा गया है कि इस जर्नी में आपको एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अभी हम लोग मोशन जब पढ़ेंगे तभी डिस्कस होगा ये पॉइंट। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो हमें क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। देखो स्पीड पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वेक्टर लगा दिया तो वेलोसिटी हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं और 90 डिग्री पे होते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 2500 का रूट करेंगे तो 50 आएगा। ठीक, बुझ रहे हो, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, अब 180 तो ये है, हाँ, तो 50 टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। ठीक, तो ये आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट, और अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो यहाँ 60 से डिवाइड कर लीजिएगा और किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, तो यही हो जाएगा हाँ 1000/60, तो ये काट दोगे तो 16 चक्का 96 होता है, 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग इस टाइप का। दूसरा होता है फोर्स के टाइम में बहुत, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए किसी चार्ज आप ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, तो वहाँ पे भी हम लोग हर जगह क्या वेक्टर सम ही करते थे। ठीक, तो ये चीज़ आपकी होती है यहाँ पे क्या एडिशन वगैरह पे जब हम लोग निकालते हैं तब कैसे होगा। दूसरा कंडीशन आपका बोलता है बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन की वजह से बता देंगे बेटा, स्केलर प्रोडक्ट जैसे वर्क जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स एफ कॉस थीटा ये लिखते हैं, थीटा होता है इनके बीच का एंगल। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या होता है इनके बीच का एंगल। क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे फोर्स दे दिया गया 4i प्लस 2j प्लस 3k, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो दिया गया है 2i माइनस j प्लस 2k। बोला क्या बेटा वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और, थीटा भी कभी कभी कुछ जैसे वेक्टर a डॉट b इक्वल टू जब डॉट प्रोडक्ट होता है आप देखते हैं कि ab cos थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालना है ना, तो cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट b अपान ab, या इसी को a डॉट b अपान मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b लिखा जाता है। मॉड लेने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ऐसे लिखा तो भी वैल्यू और आपने ऐसे लिखा तो भी उसका मतलब क्या हो गया a की वैल्यू। ठीक, तो उसे मॉड ले लेते हैं।
तो ये कंडीशन आपको cos थीटा की वैल्यू होगी ए डॉट बी अपान ए बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए यानी डब्ल्यू की वैल्यू होगी एफ डॉट एस, सेम का सेम में मल्टीप्लीकेशन होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि जब क्लास करते हैं ना, यहाँ से आई का जे करोगे तो थीटा 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए वहाँ 90 0 होने की वजह से बाकी फैक्टर 0 हो जाता है। तो सेम का सेम 4 टू जा 8, तो यहाँ नहीं लिखा है तो मतलब क्या है 1 है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, टोटल हो गया हमारा यहाँ 6 6 12, कितना आ गया, अरे 14 माइनस 2 करेंगे तो 12। अगर ये न्यूटन मीटर में है तो ये जूल होगा या जो भी यूनिट दी रहेगी वहाँ से आप निकाल लेते हैं। और वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो वहाँ पे कोई यूनिट के डायमेंशन का कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाएंगे नहीं, इसलिए डायरेक्शन का कोई नीड वहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारा, यहाँ से आप निकाल लेते हैं इस टाइप का, अगर फोर्स से इस टाइप का अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाला है। दूसरा हम लोग करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जब वेक्टर की बात करते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे होता है ए क्रॉस बी, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं आप। तो आता है ए बी क्या, साइन थीटा। यहाँ आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बेटा। यहाँ पे एक हमें नल वेक्टर लगाना पड़ता है, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। तो इसके बेस पर हम दिखा देते हैं ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होगी वो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं टाउ टार्क, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस से, अब गलती से अब क्रॉस आर मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी कर ऊपर जा रहा था, बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे हो जाए, जाना था ऊपर चले गए कहाँ, नीचे, तो डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक। तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एग्जाम्पल हो गया। टार्क की जो वैल्यू होती है किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होता है, एक्सिस से, प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो, ध्यान रखना है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर मिलता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए आपको तरीका बताया गया था बेटा, आई जे के, आई जे और के। अगर कोई वेक्टर दिया गया, जैसे ए वेक्टर ए दिया गया है आपको, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी दिया गया है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड क्या के। अगर ए क्रॉस बी हमें करना होता था तो आप याद करो कैसे किया जाता था जी, आई जे के लिखते थे ना, आई वाला आई के नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड, इसका है बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते थे, ए क्रॉस बी क्या आता था बेटा, जिसको निकालना है उसे क्लोज कर लीजिए, जिसे निकालना है क्या करिए, उसे क्लोज कर लीजिए। एक मिनट, घर पे रहेगा। दो चीजें भूल जाती हैं। ओके बेटा, तो यहाँ जिसको निकालना है उसे क्लोज कर लेते हैं, बाकी ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ये किया जाता है। जैसे आई वाला कंपोनेंट निकालना है तो लिखा हमने आई, इसे क्लोज किया ए वाई बी जेड, क्या ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, ये हो गया हमारा आई की वैल्यू। आई माइनस जे प्लस के, प्लस माइनस प्लस कोऑर्डिनेट चलता है, ठीक। तो माइनस जे, ये वाला निकालोगे बेटा तो क्या होगा, इसे क्लोज करो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, यहाँ नीचे से ऊपर, ठीक। और जब जेड वाला करोगे तो क्या, के ब्रैकेट में, अब इसे क्लोज करो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई,
हो गया। तो ये तरीका होता है निकालने के लिए, कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह से निकालते हैं, जैसे हमें दे दिया गया, हमें समझा देते हैं। मान लो फोर्स की वैल्यू दी गई बेटा 2i + 3j - k, और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी पोजीशन वेक्टर आपका r दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया i - j + 2k। बोला क्या टार्क की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है हमें बेटा, टार्क निकालना है। तो पहले ऊपर i वाला लिखे, r वाला लिखना, फिर यहाँ f वाला, f क्रॉस r नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब यही हमें निकालना, मान लो i j k, i की वैल्यू देखो नहीं लिखा है तो 1, जिस क्वांटिटी के बारे में नहीं लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 है। अगर वो इंडिकेटेड है और कुछ नहीं है, वो कंपोनेंट ही नहीं है, तो 0 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1 - 1 2, यहाँ देखो क्या है 2 3 -1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे बेटा हम, देखो आई वाला कंपोनेंट हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, टाउ निकाल रहे थे आप, आई वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -1 - 1 प्लस, तो हो गया 1, फिर -3 2 जा 6 -j वाला निकाला, इसे क्लोज करो, 1 1 जा -1, फिर -2 2 जा 4। अब इसे निकालना तो इसे क्लोज करो, इसे क्लोज करो, 3 1 जा 3, और -2 1 जा, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वैल्यू हमें क्या मिल रही बेटा, ताकि जो वैल्यू मिले -5i और ये हो गया -5 और माइनस माइनस प्लस 5j, और ये हो गया प्लस, ये भी ये क्या है प्लस है, तो ये कितना है 3 to 5, तो +5 ये ij के टर्म में मिला। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो सभी का स्क्वायर रूट कर लेना। मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए बेटा कितना होगा, तो √5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 + 25 और 25 75 75 आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है हमारा निकालने के लिए, कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, कर लेंगे, यूनिट खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोशन। देखो मोशन में आपका होता है, ठीक, आपने पढ़ा हो गया एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, अभी तो आ रहे हैं वहाँ, अभी तो आगे हैं यार, अभी वहाँ तक पहुँचने दो, टाइम हो गया क्या बजे तक है टेस्ट, 2 बजे से, हाँ गड़बड़ हो गया। एक दिन आओ तब आ जाओ, कि छुट्टी कल के बाद, हाँ संडे के बाद छुट्टी हो गई, किसने बोला। अब देखो भैया सब लोग आए तो पढ़ाया जाए, 2 लोग पहुंचे रहे तो क्या फायदा। हम भी टाइम निकाल के, हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, बड़े मुश्किल से आप आए हैं, इसलिए हम अपने यहाँ भी क्लास बंद किए हुए हैं। अब ये है कि चलो देखो, चलिए पढ़िएगा, जिसको कोई दिक्कत होगी वो पूछ लेगा यार, है ना। ऐसी जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, है ना। क्या करने यार, बताया तो था उस दिन, आप नहीं थे क्या। हाँ अरे उस साल भी बताया गया था, इस साल भी बताया गया, इस साल जल्दी बताया गया, उस साल डिटेल में बताया गया था, अंतर इतना है। चलो देखो, तो यहाँ पे जब ले लेंगे बेटा, मोशन की बात करेंगे, तो मोशन में अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो उसी को हम लोग मोशन कह लेंगे। आपने एक बार कॉपी खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि अब उतना एक्सप्लेन करने टाइम नहीं है। आपने वहाँ पे टाइम एवरेज किया था, डिस्टेंस एवरेज किया था, 2 एवरेज वेलोसिटी पढ़े होंगे, डिस्टेंस एवरेज एंड टाइम एवरेज।
ठीक है। तो दोनों के एक बार रिलेट आप कर लीजिए, उस पर एक क्वेश्चन कभी कभी डिजाइन होता है। ठीक, दूसरी कंडीशन आपका होता है मोशन अगर हो रही बॉडी में, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब अगर आपका क्या, जैसे जो वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। और क्या जब हम लोग केवल स्पीड के टर्म में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो उस केस में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड आपका सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, तो उसे आप यूनिफॉर्म कह लेंगे। और अगर आपका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कह लेंगे। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में दो बनेगा, या तो आपका क्या एक्सीलरेटेड होगा या तो डीएक्सीलरेटेड होगा। अब वहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, डीएक्सीलरेटेड होगा वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगी। दूसरा आपका होता है डायरेक्शन की वजह से जब हमारा नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है, हम जानते सीधे स्पीड तो हमारी वही है बट हमने डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके टर्म में भी आपने पढ़ा होगा इनर्शिया, पढ़ा है ना, इनर्शिया। डायरेक्शन क्या किसके किसी वजह से होता था, टाइप ऑफ इनर्शिया याद है, इनर्शिया आप क्या, अरे इनर्शिया आप रेस्ट पढ़ा था, इनर्शिया आप मोशन पढ़ा था, इनर्शिया आप डायरेक्शन पढ़ा था ना। तो वो सारी चीजें वैसे यहाँ पे होता है, अगर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, टाइम के साथ कांस्टेंट है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे। एक क्वेश्चन से यहाँ पे बनते बेटा, कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, मान लो पहले एक्सीलरेटेड मोशन की, फिर आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव की, फिर आपका रेस्ट में आ गई। तो उस समय क्वेश्चन कराया गया था, एक बार कॉपी पलट के देख लेना। ठीक, स्टार्ट करती जर्नी रेस्ट से, इनिशियली एक्सीलरेट हो रही है, फिर आपका कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, फिर आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनली रेस्ट में आ जा रही है। तो उस केस से पूछा था मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, ये क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम स्पीड हमेशा बेटा एक्सीलरेटेड मोशन के एंडिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल का, उसी को हम लोग मैक्सिमम स्पीड बोलेंगे। जैसे रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मान लो एक्सेलरेशन से जा रहा है, टी टाइम के बाद टी टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, तो मैक्सिमम जो वहाँ पे स्पीड मिलेगी बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली रेस्ट में था, एक्सेलरेशन हो गया a और टाइम t, तो मैक्सिमम जो स्पीड आपकी मिलती है वो ए टी के बराबर मिलता है। कब, एक्सीलरेटेड मोशन के एंडिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपकी होती है उसी को हम लोग कह लेते हैं मैक्सिमम स्पीड। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है और फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, तो मैक्सिमम जो हमारी स्पीड होती है एक्सीलरेटेड मोशन जितने टाइम तक जैसे कहा जाए बॉडी स्टार्ट हुई 10 सेकेंड तक वो एक्सीलरेट हुई, तो 10वें सेकेंड के एंड पे जो टाइम आपका वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के आप करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपका क्या होता है, एक बार उसको पलट के देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से डिजाइन किए जाते हैं इस मोशन के बेस पे। ठीक, तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, मोशन की। रिटार्डेशन होगा तो साइन निगेटिव, क्या एक्सेलरेटेड होगा तो साइन क्या लेंगे आपका एक पॉजिटिव लेंगे, तो उसके बेस पे करते हैं। दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग जब बात करते हैं, यहाँ तीन क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़ा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वर्टिकल मोशन के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, नीचे आएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो माइनस, साइन याद रखना। एच इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। साइन हमने प्लस यानी डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं, अपवर्ड जाएंगे तो जी का साइन नेगेटिव ले लेंगे तो वहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बॉडी जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और फिर जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे सेम लेवल पे आने पे उतनी ही वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। और आइडियल कंडीशन में जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों सेम होता है जब हम लोग क्या एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। बट अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर किया जाएगा तो जाने का टाइम कम, आने का टाइम ज़्यादा लगता है। याद रखना, क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, अगर एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो जाने का टाइम कम, आने का टाइम तुलना में स्लाइटली ग्रेटर होता है। और अगर आपका क्या एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, कंसीडर नहीं किया, तो जाने और आने का टाइम दोनों सेम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मोशन। ठीक,
अगला कंडीशन होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर खत्म है ना। 2 डायमेंशन पे हम लोग आ गए। कुछ बूझ रहे हैं कि उड़ जा रहा सब, बूझ रहे हैं, सुने रहेंगे तो कुछ कर लेंगे। चलो ठीक, हाँ 420 की स्पीड है। चलो देखो सुपर फास्ट। हाँ चल, तो कंडीशन आपका था जब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी बॉडी को अगर किसी एंगल पे अदर देन 0 एंड 90, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से अंडर ग्रेविटी, तो उस केस में उसके मोशन को आपने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। 3 चीजें होती थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती थी, आप लोग खड़े हो जाओ भैया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो जब जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थीटा एंगल पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। अगर थीटा पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यू कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल, बैठिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। ये टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है। जैसे जैसे ऊपर जाता है जी नीचे काम करता है, इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाएगी। और घटाना किसको घटा रहा है, ये वर्टिकल को घटाएगा ना, नीचे लग रहा है वेलोसिटी ऊपर थी, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ वी वाई की जो वैल्यू होता है 0 हो जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना तो एक्सीलरेशन काम कर रहा है ना तो रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा वी एक्स की जो वैल्यू होगी ये यू कॉस थीटा के बराबर होगा। और जब ये अगेन अर्थ को टच करने वाला, जस्ट टचिंग, जस्ट बिफोर टचिंग, उस केस में ये वेलोसिटी जो आपकी है वी एक्स डैश, ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। ये जो वी वाई डैश होगा बेटा, इसकी वैल्यू माइनस यू साइन थीटा। माइनस साइन मतलब पहले ऊपर था अभी नीचे, मतलब मैग्नीट्यूड में क्या, जिस स्पीड से, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जितने वेलोसिटी स्पीड से आप प्रोजेक्ट करेंगे, जब फिर उसी लेवल को टच करेगा तो उतना स्पीड वो गेन कर लेगा, अगर एयर फ्रिक्शन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता था, ये रेंज हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता था, और ये हाइट को हम लोग वर्टिकल हाइट कह लेते हैं। फार्मूला सबको मालूम होगा, T इक्वल टू कितना, 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरा आपने पढ़ा था H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना बेटा, 2g। और तीसरा रेंज पढ़ते थे कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यहाँ पे रिलेशन बोला गया था, अगर किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक, कितने पे, 45 पे, तो उसका जो वर्टिकल हाइट h होता है, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लिया जाए, कितना डिग्री, 45 डिग्री ले लिया जाए, तो h की जो वैल्यू होता है r/4 के बराबर आता है। यानी हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज का 1/4 होता है अगर बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो, याद रहेगा। दूसरा कंडीशन, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन बताए गए थे, थीटा की वैल्यू इतना इतना करने पे कैसे होगा, या रेंज के लिए कितना थीटा चाहिए, ठीक, तो ये केस होता है। दूसरा चीज आपने पढ़ा होगा, अगर किसी बॉडी को थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होता था, बराबर। अगर किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से सेम स्पीड से थीटा और 90 माइनस थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू होगी दोनों सिचुएशन में आपका सेम सेम होगा, बट वर्टिकल हाइट की वैल्यू सेम नहीं होगी। वर्टिकल हाइट जितनी थीटा की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा उसके लिए वर्टिकल हाइट ज़्यादा होगी, जिसके लिए थीटा की वैल्यू कम होगी उसके लिए वर्टिकल हाइट की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। तो उसके बेस पर आप यहाँ से क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, हो जाएगा। ये तो कहानी होगी हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल किसकी, हाइट की, कैसे हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। ओके है भैया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, कहाँ पे क्या वेलोसिटी होती है, कितना रेंज होगा, क्या आपका क्या होगा, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कहाँ पे 0 होगी। 0 कहीं नहीं होता अगर थीटा की वैल्यू 90 नहीं है तो, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, इसे हम लोग कह लेते हैं प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात किया होगा, किसी हाइट से अगर आप फेंकते हो तो, अगर किसी हाइट से आप फेंकते हैं, ये जाके आपका कहीं जाके क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह लेते हैं, ठीक। इस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से फेंकोगे, ये ux का काम करेगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इतना हाइट गिरने के बाद
ux और uy दोनों कंपोनेंट मिल जाएगा, g की वजह से डाउनवर्ड कंपोनेंट, और ये वाला तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो याद रखिए जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसी के बेस पे आपने क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, किसी टैंक में होल कर देने पे पानी कितना दूर गिरेगा, कहाँ गिरेगा। ठीक है, वो चीज़ें याद रहेगा। तो ये हो गया बेटा हमारा इसमें प्रोजेक्टाइल की कहानी। अगला आता है सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके मोशन को हम लोग कह लेते हैं सर्कुलर मोशन। और जब वो यूनिफॉर्म सर्कल हो गया, अगर बूझ पा रहे हो तो इतना स्पीड रखें, नहीं तो फिर हाँ ठीक सुन लेंगे, सुने रहिए लास्ट तक, कहाँ याद रहेगा यार। सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव करे उसी के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हम लोग कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एक पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, अगर m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्या होगा, m मास है, वेलोसिटी v है, रेडियस r है। इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है ac की वैल्यू v²/r और fc की वैल्यू जो होता है mv²/r के बराबर होता है। किसी भी पार्टिकल को, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए बेटा हमेशा उस पर सेंटर की तरफ, हमेशा क्या सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। चाहे आप साइकिल से चल रहे हों, चाहे क्या किसी भी चीज़ से अगर आप चल रहे हो तो उसके इसमें हमेशा एक फोर्स की नीड होगी, उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कह लेते हैं। याद आएगा। तो ऐसे जैसे हम लोग साइकिल या गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसके इसमें किसी टर्निंग में टर्न करने के लिए क्या होता है, आप टू व्हीलर से अगर चलते हो तो वर्टिकल से किधर, मुड़ने की तरफ के अपोजिट, जिधर मुड़ते हैं उधर की तरफ झुका लेते हैं अपने आप को। क्या, जिधर आप मुड़ते हो उधर की तरफ क्या करते हैं, आप झुक जाते हैं। और अगर आपका क्या हो रहा है, ठीक, तो जो भी चीज़ें आपकी इस टाइप की होंगी, अगर वो क्या सर्कुलर पाथ में मोशन करना है तो हमेशा उसकी नीड होगी। अब ये कोई भी बॉडी हो, चाहे वो जुड़ी हुई हो चाहे जुड़ी नहीं हो, जैसे आपका अर्थ दूसरे प्लेनेट के सराउंडिंग में क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, या अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारे हमारे क्या सैटेलाइट्स वगैरह रिवॉल्व हो रहे हैं, तो वो रस्सी से बांधे तो नहीं गए हैं ना। तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वहाँ पर उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वहाँ पे उसको क्या जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको रोटेट, यानी कि उस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वैद्युत बल जो लग रहा है, उसकी वजह से आपका होता है। तो हर सिस्टम को, कोई भी सिस्टम अगर ऑपरेट हो रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो हमेशा एक फोर्स की नीड होगी, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कह लेते हैं। ठीक, आपने ये हो गया, समझ गए। और यही जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जितना सेंट्रीपिटल होता है उतना ही बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल कह लेते हैं, अंदर की तरफ लगने वाले को सेंट्रीपिटल कह लेते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, डायरेक्शन क्या होगा दोनों का अलग अलग होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो केवल उस पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन काम करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी काम करेगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी काम करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, एसी की वैल्यू तो यही रहेगी बेटा, किसी स्टैंड पे जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर बाई क्या रेडियस। और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन करते हैं इसकी वैल्यू क्या होता था बेटा, डेल्टा v बाई डेल्टा t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो हमारा क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा, टाइम के साथ चेंज होंगे। जब मैग्नीट्यूड के टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये दोनों जो आपको एक्सीलरेशन काम करते हैं दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमारा टेंजेंशियल AT इधर की तरफ और AC किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब इनका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म रिजल्टेंट जो एक्सीलरेशन होता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस कितना AT स्क्वायर के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला कंडीशन, अगर हमारा वर्टिकल साइकिल में बॉडी मूव कर रही है, किसमें वर्टिकल साइकिल में बॉडी मूव कर रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक महीना कोर्स खत्म हो गया है ना, मोशन इन वर्टिकल सर्किल या वर्टिकल प्लेन कुछ भी कर लीजिए। अगर वर्टिकल सर्किल में हम मोशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा या कम, सबसे कम, और लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक,
तो जब आप, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, अगर वर्टिकल सर्किल में हम लोग किसी पत्थर को बात करना चाहिए तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम और लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे क्या होता है बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपने कंसीडर किया था, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे मान लो हमने पॉइंट ए ले लिया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक। यहाँ पे जब होगा, अगर ये मास की बॉडी है, सपोज दैट वेलोसिटी इसका वी ए है और वेट हमारा एम जी काम करेगा। वेट कहाँ पे, वेट हमेशा बेटा डाउनवर्ड होता है। तो ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जिस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो MVA² बाई आर कहाँ की तरफ लगेगा, ये ले लो। अगर हम लोग इसकी लेंथ एल ले रहे हैं तो एल ले लीजिएगा। ये कहाँ पे होगा, बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वर्टिकल प्लेन को कंप्लीट करने के लिए, तो MVA² बाई एल इक्वल टू क्या होगा, mg, और बाकी काटने के बाद BA की वैल्यू कितनी आती है बेटा, √GL। ऐसे निकालेंगे MVA² बाई एल इक्वल टू कितना, mg, सिंप्लीफाई करेगा VA की वैल्यू √GL के बराबर आएगा। कब, हाईएस्ट पॉइंट पे, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल। ध्यान रखना है, वर्टिकल सर्किल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए। उससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तब तो चलेगा उस पे, लेकिन उससे कम होगा तो नीचे ड्रॉप कर जाएगा, वर्टिकल सर्किल आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये हो गया यहाँ पे। और इस कंडीशन में, अगर इस लिमिटिंग कंडीशन में है तो TA की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पहुंचोगे बेटा, नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, तो BB की वैल्यू आता है बेटा रूट कितना, 3GL, और टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में TB, ये वैल्यू हमारा कितना, 3 mg के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे वेट का कोई कंपोनेंट इसका टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और जब यहाँ पहुंचोगे तो देखो यहाँ वेलोसिटी सबसे नीचे है ना, तो सबसे ज्यादा होगा, और mg भी इधर काम करेगा और MVC² बाई एल भी इधर काम करेगा। तो यहाँ टेंशन जो TC होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो C पॉइंट पे जब लेंगे तो VC की वैल्यू रूट कितना आया था, 5GL, और TC की वैल्यू कितना, 6 mg। ये वैल्यू दोनों मैक्सिमम होता है वर्टिकल सर्किल में मोशन करते समय, ठीक। टाइम हो गया है, अच्छा चलिए बैठो बेटा, बैठो अभी। तो वर्टिकल सर्किल में मोशन करने के लिए आपको क्या, वेलोसिटी और टेंशन, वेलोसिटी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। सेम थिंग टेंशन भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर आपका लिमिटिंग कंडीशन तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0, अगर लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, वेलोसिटी √GL से ज्यादा है, तब यहाँ पे मिनिमम हम बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो पॉइंट याद करिएगा कि कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है तो उसकी ब्रेकिंग की टेंडेंसी जो होगी वो लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे क्या ज्यादा होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम होगी, ठीक। तो घंटी बज गई जी, हाँ, रहने दिया जाए। चलिए, अगर फिलहाल फिर आगे होता है तो बताते हैं, है ना साहब। पढ़ रहे हैं देवतागढ़ कि छुट्टी खाली मार रहे हैं, हाँ जी, चलिए ठीक। तो पढ़ डालिए बेटा, फिर कोई डाउट होगा किसी को तो पूछ लेगा वो फिलहाल, ठीक। और अगर कुछ क्लास होता है तो फिर जो कहिएगा वो बता देंगे आप, ठीक। चलो ठीक है।